हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग के बारे में बात करेंगे। अब ब्रॉडर मीनिंग का मतलब क्या है, हम यहाँ पर जानेंगे कि डेमोक्रेसी ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही यूज़ नहीं होती, बल्कि इसका ब्रॉडर मीनिंग है। हम और भी चीज़ों के लिए डेमोक्रेसी वर्ड को यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोगों ने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी का मीनिंग तो समझ लिया, लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस में, मतलब कम शब्दों में पर डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझा। इसके अलावा बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें से एक होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बारे में भी आपने इस चैप्टर में समझ लिया एंड इस चैप्टर के थ्रू आपको डेमोक्रेसी के फीचर्स भी पता लग गए। लेकिन आज के टाइम पर डेमोक्रेसी का जो कॉमन फॉर्म है वो क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो, डेमोक्रेसी की जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक डेमोक्रेसी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, राइट। ये टर्म जो है बहुत इवॉल्व हुई है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम। तो आज के टाइम पर अगर हम डेमोक्रेसी का कॉमन फॉर्म बोलें देन दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या होता है, हालांकि आप इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, बट फिर भी यहाँ पर दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people and even the majority doesn't rule directly. देखो इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो कंट्रीज़ डेमोक्रेसी कहलाती हैं, वहाँ पर सभी लोग रूल नहीं करते, राइट। बल्कि क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं फिर वो लोगों के बिहाफ पर रूल करते हैं। ओके, तो जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली रूल नहीं करते, बल्कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है दे रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा और ईजीएस्ट लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। देखो, हम लोग कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी आबादी है। अब सभी लोग तो रूल नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो रूल करने के लिए हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, मतलब हम नेताओं राजनेताओं को चुनते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों के बिहाफ पर रूल करते हैं और हम लोगों की नीड के लिए ये लोग काम करते हैं, ठीक है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे, बल्कि इनडायरेक्टली हम रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल कर रहे हैं। समझ गए आप। इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को आपने समझना है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व such a large number of people that is physically impossible for them to sit एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अब देखो, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी सारी आबादी है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं। अब सभी लोगों के लिए फिजिकली एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कशन करना, फिर एक कलेक्टिव डिसीजन लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो सब लोगों के अपने अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे, बल्कि डिसीजन लेने के बजाय एक दूसरे के साथ लोग लड़ने लगेंगे, राइट। तो हमें रिप्रेजेंटेटिव्स इसलिए चुनने पड़ते हैं ताकि वो हम लोगों के लिए डिसीजन ले पाए, क्योंकि हम आम जनता के लिए फिजिकली एक दूसरे से मिलना, फिर बैठकर बातें करना, डिस्कशन करना, कलेक्टिव डिसीजन लेना, ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है, इवन इफ दे कुड, अगर सपोज करो सब लोग, सारी आबादी मिलकर बैठकर डिस्कशन करे भी, तो सभी सिटीजन्स के पास टाइम थोड़ी ना है, हर एक नागरिक के पास इतना टाइम नहीं होगा, ना ही हर एक नागरिक की ये कोई डिज़ायर होगी। क्या पता कुछ लोग चाहते हो कि वो डिसीजन ना ले, कई लोगों के ऐसे डिज़ायर भी हो सकते हैं। एंड ये भी आ सकता है कि हर एक लोगों के पास एक जैसे स्किल नहीं है, हर एक लोगों के पास ये योग्यता नहीं है कि वो इतने बड़े डिसीजन, इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाए। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमें रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना पड़ता है, जो हम लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं एंड रूल करते हैं। बट ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, ये रूल करते हैं, लेकिन ये हम लोगों की नीड्स को ध्यान में रखते हैं, आम जनता की ज़रूरतों को ये पूरा करते हैं। तो यहाँ से आपको डेमोक्रेसी की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। तो
तो यहाँ से हमें ये तो समझ आता है कि डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, बट इट डजेंट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेसी विद अ गुड डेमोक्रेसी। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है उसके बीच में ये डिफरेंस नहीं डिस्टिंग्विश करता, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। मतलब हम गवर्नमेंट से परे होकर डेमोक्रेसी के बारे में सोच नहीं पाते। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग दिया है कि लोग डेमोक्रेसी को किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट। देखो, हम डेमोक्रेसी को अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। मतलब गवर्नमेंट के अलावा भी हम अदर ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। जैसे कि कोई ये भी कह सकता है कि हमारी फैमिली काफ़ी डेमोक्रेटिक है। वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन, arrive at consensus and then my opinion matters as much as my father's। तो यहाँ पर एक लड़का या एक लड़की ये भी कह सकते हैं कि मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हम सब लोग बैठकर डिसीजन लेते हैं और सब लोग बैठकर डिसीजन लेने के बाद एक परिणाम पर पहुंचते हैं, एक साथ डिसीजन लेते हैं और मेरी जो राय है, मेरे जो ओपिनियन है वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे फादर के इंपॉर्टेंट हैं। राइट तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है बच्चा, यहाँ पर बच्चा या कोई भी, यहाँ पर ये व्यू पॉइंट निकलता है कि एक डेमोक्रेटिक फैमिली में सब लोग साथ में बैठकर कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं एंड डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन सब पर इम्प्लीमेंट होता है एंड इसमें फैमिली मेंबर्स के हर एक मेंबर का व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, आई डू नॉट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। अब यहाँ पर एक बच्चा ये कहता है कि मुझे ऐसी टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है जो डिक्टेटरशिप करती हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि टीचर बच्चों को बोलने ही नहीं देती, क्वेश्चन पूछने ही नहीं देती, तो बच्चे जो हैं वो पैसिव रोल प्ले करते हैं डिक्टेटरशिप में एंड टीचर एक्टिव रोल प्ले करती है। वेयर एज डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में टीचर एंड चिल्ड्रन दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो टीचर एंड चिल्ड्रन दोनों का ही ओपिनियन, दोनों के ही व्यू पॉइंट मैटर करते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चों को बोलने की आज़ादी होती है, क्वेश्चन पूछने की आज़ादी होती है। तो यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि मुझे ऐसी टीचर पसंद है जिसका टेम्परामेंट मतलब जिसका स्वभाव डेमोक्रेटिक हो। मतलब एक ऐसी टीचर होनी चाहिए जो हर एक बच्चे को बोलने का मौका दे, क्वेश्चन पूछने का मौका दे एंड अपने ओपिनियन पुट फॉरवर्ड करने का मौका दे। इसके अलावा वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि एक लीडर और जो उसकी फैमिली, एक नेता और उसके फैमिली मेंबर, वो सब कुछ डिसाइड करते हैं पार्टी में। राइट देन आप कैसे कह सकते हो कि ये डेमोक्रेसी है। So these ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision। मतलब अगर हम अभी यहाँ पर ऊपर के एग्जाम्पल लें तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि डेमोक्रेसी वर्ड को आप कहीं भी यूज़ करो, इसमें मेन चीज़ ये है कि जो डिसीज़न है वो कैसे लिया जा रहा है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक डिसीजन वही होता है जब डिसीजन लेने के लिए हर लोगों का कॉन्सेंट एंड हर लोगों का कंसल्टेशन हो। मतलब हर लोगों के साथ विचार विमर्श होना चाहिए, लोगों की रजामंदी होनी चाहिए एंड स्पेसिफिकली उन लोगों का कंसल्टेशन तो जरूर होना चाहिए जिन पर वो डिसीजन प्रभाव डालने वाला होता है। Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful। मतलब नॉन पावरफुल पीपल, जो कमज़ोर पीपल हैं या ये कह लो कि जो ज़्यादा रिच नहीं हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके भी डिसीजन उतने ही मैटर करते हैं जितने पावरफुल पीपल के डिसीजन मैटर करते हैं। मतलब डेमोक्रेटिक डिसीजन में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोगों के ओपिनियन मैटर करते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट की बात कर लो या फिर फैमिली की बात कर लो, क्योंकि डेमोक्रेसी को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइफ में कहीं भी किसी भी स्फेयर में डेमोक्रेसी वर्ड को यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर है वो यही है
कि डेमोक्रेसी में हर एक लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, एंड स्पेशली उन लोगों का जिनके लिए निर्णय लिया जाना चाहिए या जिन पर निर्णय का प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को ना, जो अभी हम डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे, अभी हमने ऊपर डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये वाला पार्ट कि डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है। देखो, डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर हम डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी को लेकर अगर ये देखें कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे उसको लिखना है, तो डेमोक्रेसी के नीचे आप ये लिखोगे कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है। एंड सेम यही बात यहाँ लिखोगे कि गुड डेमोक्रेसी में भी जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है, लेकिन गुड डेमोक्रेसी में पीपल टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, कि जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें हर एक लोगों का ओपिनियन मैटर करता है। और ये पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, जिसमें हमने ये लाइन पढ़ी थी कि सब लोगों के जो ओपिनियन है, सब लोगों के कंसल्टेशन एंड सब लोगों के कॉन्सेंट मैटर करते हैं, तो ये होती है गुड डेमोक्रेसी। सेकंड डिफरेंस आप लोग ये लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन गुड डेमोक्रेसी में क्या लिखोगे कि रेगुलर इलेक्शन तो होते हैं बट इलेक्शन एकदम फ्री एंड फेयर होते हैं, किसी भी तरीके का करप्शन नहीं होता। थर्ड पॉइंट आप ये लिखोगे कि जो डेमोक्रेसी है इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, राजनीतिक समानताएं होती हैं, लेकिन गुड डेमोक्रेसी में आप ये लिखना कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के अलावा गुड डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होती है एंड सोशल इक्वालिटी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2-3 पॉइंट आपको बता दिए, ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी वगैरह की, तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी को ना हम कभी कभी ना एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि हम आइडियल स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मेन एम क्या होना चाहिए कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। दैट मीन्स कि ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी जब कोई अपने बेड पर भूखा नहीं सोएगा। दैट मीन्स कि 2 वक्त की रोटी सब लोगों के पास होगी। सेकंड जो मेन एम होना चाहिए डेमोक्रेसी का वो ये है कि डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन का इक्वल रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, मतलब निर्णय लेने में हर एक का इक्वल रोल होना चाहिए, सेम स्टेटस होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लेस एजुकेटेड हो मोर एजुकेटेड हो या बिल्कुल इलिटरेट हो। एंड इसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि लोगों के पास वोट डालने के इक्वल राइट हैं, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, ये तो ज़रूरी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि हर एक सिटीज़न के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि वो कुछ ना कुछ काम धंधा इंसान तो कर तो ले। ठीक है, इसके अलावा इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, किसी के बीच में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब लोग जो है लोग के सामने एकदम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, किसी पर भी ऐसा नहीं है कि कोई नियम किसी पर लागू रहे, कोई नियम किसी पर लागू नहीं हो रहा है, राइट। एंड सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। इक्वल रिसोर्सेज का मतलब ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास होनी चाहिए, ना तो कलर, कास्ट, जेंडर, किसी भी बेसिस पर किसी से भी ना तो उनके रिसोर्सेज छीने जाने चाहिए, ना ही उनकी अपॉर्चुनिटी छीनी जानी चाहिए। एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, एंड एकदम निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ट्रू डेमोक्रेसी लानी है तो। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अगर हम इन आइडियल्स को, जो अभी हमने नीचे आइडियल्स पढ़े ना ट्रू डेमोक्रेसी के या गुड डेमोक्रेसी के, इन आइडियल्स को अगर हम सीरियसली लेने लगें और हम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के आइडियल्स के साथ अगर इसे मैच करें ना, तो आप एक चीज़ ये ज़रूर पाओगे कि कहीं भी किसी भी देश में फिर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर डेमोक्रेसी कैसी है, मिनिमल डेमोक्रेसी है। दैट मीन्स
काम चलाऊ डेमोक्रेसी है। लेकिन फिर भी एक आइडियल डेमोक्रेसी की समझ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें डेमोक्रेसी की वैल्यू को रिमाइंड कराती रहती है। एंड एक आइडियल्स को या डेमोक्रेसी के जो एम है उनको ध्यान में रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को हम डिफाइन कर पाते हैं, जज कर पाते हैं एंड इसकी वीकनेस को समझ पाते हैं। इसके अलावा हमें मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी का डिफरेंस भी समझ में आता है। मतलब एक काम चलाऊ डेमोक्रेसी कैसी होती है एंड एक ट्रू डेमोक्रेसी कैसी होती है, इससे हमें पता चलता है कि एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी काम चलाऊ है या गुड डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए हमारे पास ये एम्स, जो अभी हमने ये नीचे एम पढ़े, ये एम एंड ये आइडियल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अभी ये नेक्स्ट पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर तो यही बताया हुआ है कि आपने इस क्लास में क्या पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद द एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि अभी तक आपने डेमोक्रेसी का एक एक्सपेंडेड नोशन नहीं देखा, राइट। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसके इंस्टीट्यूशनल फीचर्स एंड डेमोक्रेसी के आइडियल्स एंड एम्स के बारे में जाना है। एंड ये जाना है कि बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर अभी आपने डेमोक्रेसी के सिर्फ फीचर्स जाने हैं। लेकिन आप जब क्लास 10th में जाओगे तो आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड द वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आर डेमोक्रेसी, एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को किस तरीके से इवेल्युएट किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में 10th क्लास में पढ़ोगे। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फेयर ऑफ द लाइफ। अभी तक आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि डेमोक्रेसी को ना आप गवर्नमेंट के अलावा किसी और स्फेयर में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फैमिली के लिए, क्लासरूम के लिए, ग्रुप के लिए, कहीं पर भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स, डेमोक्रेसी के बहुत सारे आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट में तो हमने मेन फॉर्म क्या देखा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लोग रूल करते हैं। लेकिन फैमिली में आप अलग इसका फॉर्म देखोगे, क्लासरूम में अलग देखोगे, राइट। सो देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर। मतलब डेमोक्रेटिक में, मतलब अगर डेमोक्रेटिक डिसीजंस की बात की जाए या जहाँ पर भी डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ हो रहा है वहाँ पर अलग अलग तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सब लोगों का कंसल्टेशन एंड सब लोगों के विचार विमर्श इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसके अलावा आपको ये जानना है यहाँ पर कि जो कम्युनिटी है, अगर कम्युनिटी स्मॉल होती है सो देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस। अगर समुदाय छोटा सा है, लाइक ग्रुप काफ़ी छोटा है जिसमें कम लोग हैं, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसीजन अलग तरीके से लिए जा सकते हैं। मतलब देखो, अगर कम्युनिटी छोटी होगी तो लोग भी कम होंगे, जैसे कि 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे या चलो 1000 लोग भी होंगे। तो इतने लोगों के बीच में ना डेमोक्रेटिक डिसीजन लेना थोड़ा अलग तरीके से आसान हो जाता है, जैसे कि ये सभी लोग बैठकर इकट्ठे मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब हम करोड़ों एंड अरबों की आबादी की बात करें तो वहाँ पर इम्पॉसिबल है सब लोगों का फिजिकली बैठकर कलेक्टिव डिसीजन लेना। लेकिन अगर कम्युनिटी छोटी है, बहुत कम लोग हैं, तो सभी लोग बैठकर डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। एंड दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन विलेज। एंड इसी तरीके से ग्राम सभा जो है वो गांव में काम करती है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आपको अलग अलग और तरीके सोचने हैं और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना अभी तक इस चैप्टर को समझा है। चलो आगे का पार्ट पढ़ते हैं। अभी तक हमने ये तो जान लिया कि किसी भी देश में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इसके अलावा फिर भी हमने इस चैप्टर में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जाना एंड इन फीचर्स के थ्रू हमें डेमोक्रेसी के मिनिमम कंडीशंस का पता चला कि डेमोक्रेसी के एम क्या है, डेमोक्रेसी के आइडियल्स क्या है, ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने सिर्फ पढ़ लिया तो वो आइडियल डेमोक्रेसी हो गई। इससे कोई भी आइडियल डेमोक्रेसी नहीं होती कि सिर्फ हमने एम तो सेट कर दिए, आइडियल्स तो सेट कर दिए, लेकिन जब तक उन एम्स एंड आइडियल्स को आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उनको लागू नहीं करोगे, तो कोई भी आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनेगा। इसके अलावा हर एक डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को रियलाइज करना
ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में मतलब क्या है कि हर एक लोगों के ओपिनियन मैटर करते हैं। हालांकि ये एकदम से तो नहीं हो सकता, इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट करने की ज़रूरत है। मतलब अगर किसी भी देश को परफेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए ना, तो उनको डिसीजन मेकिंग पर एंड इसके अलावा जो डेमोक्रेसी के अदर आइडियल्स हैं उनको बनाए रखने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, सेव रखने के लिए कांस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर एक परफेक्ट डेमोक्रेसी अचीव होती है। What we do as a citizen can make a difference to making our country more or less democratic। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि डेमोक्रेसी में हम सिटीजन्स बहुत मेजर एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, कि हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उससे हमारी कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक बनती है। एंड हम ही लोग हैं जो अपने देश को लेस डेमोक्रेटिक बनाते हैं या मोर डेमोक्रेटिक बनाते हैं। मतलब हम ही लोगों के पास ये पावर है कि हम अपने देश में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं या वीक कर सकते हैं, क्योंकि जो देश का भविष्य है ना, वो रूलर्स के ऊपर नहीं टिका हुआ कि रूलर्स क्या काम कर रहे हैं, बल्कि हम सिटीजन्स के ऊपर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ होता है कि हम सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने देश को मजबूत बनाना है तो हमें कांस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी को डिस्टिंग्विश किया अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। अब अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल। देखो वन पार्टी रूल को टोटलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है, जो हमने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर किया था तब मैंने इसके बारे में बात की थी। अब देखो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी होता है। बट वेयर एज अगर हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, दे डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। मतलब अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रूलर्स अपने आप डिसीजन ले लेते हैं एंड वो डिसीजन लोगों पर थोप देते हैं। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो रूलर्स है वो चाहते भी नहीं कि सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें। ठीक है, बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी में लोगों का, नागरिकों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है एंड स्पेशली एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? दैट मीन्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कि हम लोग जो हैं वो इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। जैसे कि सपोज करो अगर हमें एक पार्टी का काम पसंद नहीं, अब सपोज करो आज हमें बीजेपी का काम पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आज के टाइम पर यही रूल कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर जब दूसरी बार इलेक्शन होंगे तो हम कांग्रेस को जिता सकते हैं। अगर हमें कांग्रेस का काम भी पसंद नहीं आया तो हम तीसरी और पार्टी को जिता सकते हैं, राइट? तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है। एंड दैट इज वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, क्योंकि हम ही लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। एंड यहाँ पर जो ये है ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसका मतलब यही है कि ऐसी राजनीति जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, मतलब लोग जो चाहें वो हो। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब है कि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एंड इट हैज़ समथिंग टू डू विद व्हाट पीपल वांट, कि लोग क्या चाहते हैं। फाइन, तो यहाँ पर आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आपके कोई भी ऐसे जनरल डाउट है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, फर्स्ट कॉमेंट सेक्शन में भी दिख जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। दिस आर प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।